नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फतेह पर। आज हमारा प्रैक्टिस सेट है 5वां। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने 4 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। ये आपका 5वां प्रैक्टिस सेट है और हमें भरोसा है कि आपने जो 4 प्रैक्टिस सेट किए हैं आपने पूरे देखे होंगे और आपका स्कोर भी 40 में से 35 तो रहा ही होगा। उम्मीद है आप सभी जुड़े रहेंगे और एक बार सभी भाई क्लास को शेयर कर देंगे और चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब कर लें। और डेली आपका ये प्रैक्टिस सेट आएगा तो आप इसे डेली अटैम्प्ट करें, क्योंकि आपकी तैयारी अगर पूरी हो चुकी है और आप अगर बैठ गए हैं कि हाँ अब क्या मेरी तैयारी पूरी हो गई, तो इससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। आपको चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलना है, इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट से डेली जुड़े रहना है और अपनी तैयारी को उसी अंदाज में रखना है जिस प्रकार आपने तैयारी शुरू की थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तैयारी शुरू करते करते जोश दिखा दिया और जब तक पेपर आया तब तक बिल्कुल ढीले पड़ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट लगाते हुए रहना है, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है कि जब भी भर्ती आएगी कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आइए 5वां प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। सभी भाई लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और जोड़ लेंगे अपने मित्रगण को। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? आप सभी को पता होगा कबीरदास जी कहाँ से हैं। कबीरदास जी वाराणसी से हैं। सूरदास जी कहाँ से हैं? सूरदास जी आपके रुनकता, मथुरा, आगरा मार्ग से हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ये कहाँ से हैं? ये आपके रायबरेली से हैं। और प्रेमचंद जी ये भी आपके वाराणसी से हैं। तो कबीरदास और प्रेमचंद कहाँ से हुए? वाराणसी से हुए। और हरिवंश राय बच्चन ये आपके कहाँ से हैं? ये आपके इलाहाबाद से हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो ये सब जो वाराणसी है आपका, रुनकता, मथुरा, आगरा रोड है, जो रायबरेली है, इलाहाबाद है, ये आपका कहाँ पड़ता है? ये आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो पहले का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं, संगम कहते हैं, आरोह कहते हैं, अवरोह कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि भाषा जब हम बोलते हैं, मतलब कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं तो बोलते समय उतार चढ़ाव आते तो हम उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम अनुतान कहते हैं। अनुतान या फिर सुर लहर कहते हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे तो आपका दूसरे का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि रेलगाड़ी एक खालिस्तान शब्द है। कैसा शब्द है रेलगाड़ी? देशज शब्द है, विदेशज है, तद्भव है या संकर शब्द है? हम जानते हैं कि जब दो अन्य भाषाओं के शब्द जुड़ते हैं तो उनसे जो एक फाइनल शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। यहाँ पे रेल कैसा शब्द है? रेल आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और गाड़ी कैसा है? गाड़ी आपका हिंदी भाषा का शब्द है। तो इन दोनों से मिलके हमारा बन गया रेलगाड़ी। तो ये आपका कैसा शब्द हो गया? ये आपका संकर शब्द हो गया। तो ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव क्रोध, भय, विस्मय या उत्साह? क्या स्थायी भाव है? सभी लोग उत्तर बताएंगे। आपके उत्तर का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आप लोग आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। और क्रोध किसका स्थायी भाव होता है? क्रोध आपका स्थायी भाव होता है रौद्र रस का। और भय किसका होता है? भय होता है आपका भयानक रस का। विस्मय होता है अद्भुत रस का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्साह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मानसिक और शारीरिक कष्ट द्वारा उत्पन्न शिथिलता को क्या कहते हैं? मोह कहते हैं, ग्लानि कहते हैं, आवेग कहते हैं या अश्वया कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा मानसिक और शारीरिक कष्ट द्वारा उत्पन्न शिथिलता को क्या कहते हैं? ग्लानि कहते हैं। तो 5वें का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, भौरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए कुंज है, बी आली है या ऑप्शन नंबर सी भ्रमर है या आपका ऑप्शन नंबर डी खाद्य होता है? आप सभी को पता होगा कि भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? भ्रमर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? आपके आने से मेरे घर की शोभा बढ़ गई, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया शस्त्र चलाए, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका पुल्लिंग शब्द हो गया। पालन, मेरी आज्ञा का पालन करो, मेरे आज्ञा की पालन करो नहीं होता, मेरी आज्ञा का पालन करो।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका पुल्लिंग शब्द हो गया। और नृत्य करके दिखाइए, तो ये आपका क्या हो गया, ये भी आपका पुल्लिंग शब्द हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शोभा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, जो शब्द क्रिया की विशेषता होता है उसे क्या कहते हैं। आप सभी इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर होगा, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं। क्रियाभेद कहते हैं, या प्रतिक्रिया कहते हैं, या क्रिया रूप कहते हैं, या क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो 8 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर डी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कन्या की रिक्त स्थान के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई। इसमें क्या आएगा, कन्या की पगड़ी के आरोप में, कन्या की बारी के आरोप में, कन्या की दृष्टि के आरोप में, कन्या की हत्या के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, मैं आज तक परीक्षा में सफल नहीं हुई हूँ, सफल ही हुई हूँ, रेखांकित शब्द को पहचानिए। इसमें क्या है, जो तक है ये क्या है, आपका निपात है, या विशेषण है, या सर्वनाम है, या संज्ञा है। तो यहाँ पे निपात, ये आपका जो तक है ये आपका निपात हो जाएगा। ये जो है कैसे निपात हो जाएगा, ये जो तक जो दिया हुआ है ये शब्द वाक्य के भाव को बल प्रदान कर रहा है, इसलिए ये निपात हो जाएगा। निपात शब्द जो होते हैं वो वाक्य में, वाक्य के जो भाव होते हैं उन्हें बल प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, निर्देशक, लाघव, विवरण, या उपदेशक। बताइएगा सभी लोग आंसर इसका क्या होगा, कौन सा विराम चिन्ह का एक उदाहरण नहीं है, एक प्रकार नहीं है, बताएंगे सभी लोग। तो आपका निर्देशक का क्या चिन्ह होता है, निर्देशक का चिन्ह क्या होता है, निर्देशक का आपका ऐसा चिन्ह होता है। ठीक है, और लाघव चिन्ह कैसा होता है, लाघव आपका ऐसा चिन्ह होता है जैसे लिखा है इंजीनियर, ठीक है, या डॉक्टर। तो इसके आगे जो चिन्ह लगता है वो लाघव चिन्ह होता है आपका। और उपदेशक, उपदेशक कोई विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो है। विवरण चिन्ह कैसा होता है, अच्छा विवरण चिन्ह आपका होता है ऐसा, ऐसा जो होता है वो आपका विवरण चिन्ह होता है। आपका 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, जिन संख्याओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो क्या है आपका, क्या आंसर होगा इसका, सभी भाई बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर दिया कीजिए, जिससे पता चले कि आपको कितना आ रहा है, कितना कर पा रहे हो। और कमेंट बॉक्स में जब प्रैक्टिस सेट आपका समाप्त हो जाए तो आप अपना जो स्कोर हुआ करे वो ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि स्कोर से आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा और मुझे भी लगेगा कि हाँ आप लोग कितना कर पा रहे हो। 40 प्रश्न मैं रोज़ लाता हूँ तो पता चले कि आप लोग कितना कर पा रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 दिया हुआ है इसका क्या उत्तर हो जाएगा, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, लट लटकन मानो मत मधुप गन मादक मधुई पिए पंक्ति में किन वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हुआ है। तो किन 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 वर्णों की आवृत्ति हुई है देखेंगे, ला, मा, सा। ऑप्शन नंबर ए पढ़ेंगे, ला, मा, सा। ला की तो हम देख रहे हैं कि आवृत्ति हुई है, माँ की भी हुई है, लेकिन यहाँ पे सा की कहीं आवृत्ति नहीं हुई है। देख रहे होंगे आप पंक्तियों में कहीं पे आवृत्ति नहीं हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देखेंगे, ला और माँ। ला की आवृत्ति हुई है और माँ की आवृत्ति हुई है, तो आपका राइट ऑप्शन नंबर बी, 13 का बी बिल्कुल राइट हो जाए। का और ना की कहीं भी आवृत्ति नहीं हुई है, देख लीजिए आप लोग, का और ना की कहीं भी आवृत्ति नहीं। ना और दा, जब ना की नहीं हुई है तो दा कहाँ को देखें, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया आपसे कि आदि से लेकर अंत तक, क्या इसके वाक्यांश के लिए, ये वाक्यांश दिया हुआ है आदि से लेकर अंत तक, इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा। तो आप लोग बताइएगा कि 14 का राइट आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोगों का उत्तर नहीं आ रहा है, इसका उत्तर बताएं 14 का क्या होगा।
तो आपका 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आजीवन होगा, या अद्योपांत होगा, या आत्मोत्सर्ग होगा, या आग्नि होगा। तो आदि से लेकर अंत तक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आद्योपांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज नहीं है? विदेशज शब्द कौन सा नहीं है? तो आपका जो लोटा शब्द है, लोटा, ये आपका कैसा शब्द है? ये आपका देशज शब्द है। ठीक है, और कापी, कापी, माचिस और जज, ये कहाँ के शब्द हैं? कौन सी भाषा के शब्द हैं? ये आपकी अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, याद रखिएगा। शब्दों से क्वेश्चन जरूर आता है, पूछा जाता है कि ये विदेशी शब्द या देशी शब्द, या फिर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अंग्रेजी भाषा या पुर्तगाली भाषा या उर्दू भाषा, इनमें से कोई एक शब्द उठा के दे देगा और आपसे पूछेगा ये किस भाषा का शब्द है, या फिर वो शब्द बोल देगा और जैसे यहाँ पे ये माचिस है, ये बोल देगा कि माचिस किस भाषा का शब्द है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। आप लोगों को ये भी कुछ शब्द याद करने पड़ेंगे, ये तो आपको रटने ही पड़ेंगे, इनकी कोई ट्रिक्स भी नहीं है कि कैसे भी याद करो, इन्हें तो आपको रटना ही पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोटा, जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 15 का ए। लोटा एक विदेशी शब्द नहीं है, ये आपका देशज शब्द है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग हुआ है? हिस्सेदार में हुआ है, या अभिमानी में हुआ है, या कृपालुता में हुआ है, या भारतीयता में हुआ है? तो इसका आप लोग राइट आंसर बताएं क्या होगा 16 का। यहाँ पे आप हिस्सेदार में तो नहीं हुआ है। अभिमानी का अगर हम संधि विच्छेद करें, अगर अभिमानी का हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? अभी तो आपका उपसर्ग हो जाएगा अभी, ठीक है, और इसमें मान आ रहा है, मान आपका क्या हो जाएगा? मान आपका मूल शब्द हो जाएगा, मान मूल शब्द के इधर अभी हमारा उपसर्ग हो गया, मान हो गया आपका मूल शब्द, और इसमें अभिमानी बड़ी ई आ रही है, बड़ी ई की मात्रा आ रही है, तो यहाँ पे बड़ी ई क्या हो जाएगी? आपका प्रत्यय हो जाएगी। तो इसमें जो अभिमान शब्द है, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ प्रयोग हुए हैं। यही पूछा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ प्रयोग हुए हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर बी अभिमानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, शब्द के दो रूप हैं, कौन कौन से हैं? ध्वनि और वर्ण, या ध्वनि और अर्थ, ध्वनि और वाक्य, या ध्वनि और गति? तो आप लोग 17 का राइट आंसर बताएंगे क्या होगा। मैं आपके आंसर का इंतज़ार कर रहा हूँ। ध्वनि के दो रूप कौन कौन से हैं? शब्द के दो रूप कौन कौन से हैं? शब्द के दो रूप हैं ध्वनि और वर्ण, ध्वनि और वर्ण। ध्वनि शब्द मौखिक रूप है, ठीक है, ध्वनि शब्द कैसा रूप है? आपका मौखिक रूप है, और वर्ण शब्द आपका लिखित रूप है, ठीक है, अर्थ तो होगा नहीं, ठीक है, ध्वनि और गति भी नहीं होगा, ध्वनि और वाक्य भी नहीं होगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, जसोदा हरि पालने झुलावे पंक्ति में कौन सा रस है? भक्ति रस है, वात्सल्य रस है, करुण रस है, या शांत रस है? यहाँ पे आपका कौन सा रस हो जाएगा? आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी वात्सल्य रस हो जाएगा। जहाँ भी यानी कि माँ और बेटे, मतलब जसोदा या फिर कृष्ण जी, जसोदा और कृष्ण जी की बात होगी, वहाँ पर ज़्यादातर वात्सल्य रस ही होगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया गया है 19 है, काकल्य ध्वनि है, रा है, ला है, हा है, या शा है? तो काकल्य ध्वनि कौन सी होगी? मैं आपके उत्तर का इंतज़ार कर रहा हूँ, आप लोग आंसर बताइएगा जो कौन सी होगी। तो काकल्य ध्वनि आपकी कौन सी होगी? आपकी जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है हा, ये आपकी काकल्य ध्वनि होगी। कैसे होगी? इसके उच्चारण में वायु गले या कंठ से रगड़ या घर्षण करते हुए निकलती है। अब हा बोलेंगे तो कैसे आ रही है? आपके जो गला है, गले या कंठ से रगड़ या घर्षण करते हुए वायु निकलती है, उसे ही हम काकल्य ध्वनि कहते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 19 का सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अखरोट का तत्सम रूप है। अखरोट का तत्सम रूप क्या है? अच्छवाट है, अच्छवाट है, या अच्छवट है, अच्छोट है, या अच्छवट है? तो आप सभी को पता होगा तत्सम, आपने अखरोट का तो पढ़ा ही होगा। अखरोट का तत्सम रूप क्या होता है? आपका ऑप्शन नंबर सी अछोट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, चापलूसी करना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके उत्तर का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। नाक रगड़ना का राइट आंसर क्या होगा? दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल है, मुंशी प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद है या महादेवी वर्मा है? आप सभी को पता होगा पंच परमेश्वर के लेखक कौन है। पंच परमेश्वर के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इनकी ये पहली प्रकाशित कहानी थी। इसका रचनाकाल वर्ष क्या है? ये 1905 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1905 में ये प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है? जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य क्या कहलाते हैं? क्या कहलाएंगे? वो आपके कृतवाच्य कहलाएंगे, कृतवाच्य। ठीक है, तो जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, लिंग और वचन का प्रयोग कर्ता के अनुसार हो, वो आपके कृतवाच्य हो गए। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कृतवाच्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या है? सूर्य का पर्यायवाची पूछा है। सूर्य का पर्यायवाची क्या है? दिनकर है, नरेश है, सारंग है या कलाधर है? इसका आप लोग आंसर बताएंगे। 24 का आंसर क्या होगा? सूर्य का पर्यायवाची पूछा है आपके यूपी ट्रिपल पैट में भी, पैट का जो सिलेबस है उसमें भी पर्यायवाची भी है, मुहावरे भी हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी है, जो कि आपके इस भी प्रैक्टिस सेट में हो रहे हैं, और गद्यांश भी उसमें दिया है। इसमें भी हम लोग एक गद्यांश लेते हैं। तो आपका ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका यूपी ट्रिपल पैट के लिए, और जो आने वाला एग्ज़ाम है आपका यूपी ट्रिपल वीडियो जो री एग्ज़ाम होने वाला है वो उसके लिए भी, और यूपी पुलिस और असिस्टेंट ऑपरेटर और रेडियो ऑपरेटर के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका तो पूरा सिलेबस ही चल रहा है। लेकिन जो भी अदर एग्ज़ाम है उनका भी, यानी जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है उसके लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, तो इसे आप अटैम्प्ट जरूर किया कीजिए। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सूर्य का आप सभी को पता होगा, सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? दिनकर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वहाँ आप सभी को पता होगा किस चिन्ह का प्रयोग होता है। जहाँ पर वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए किस चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह का होता है, या अल्पविराम चिन्ह का होता है, या उद्धरण चिन्ह का होता है, या पूर्ण विराम का होता है? तो आपको पता है कि जब विचार के तार टूट जाएं, वहाँ कौन सा, जहाँ वाक्य अंतिम रूप ले ले वहाँ पे कौन सा होता है? वहाँ पे आपका पूर्ण विराम चिन्ह प्रयोग होता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे पूर्ण विराम चिन्ह कैसा होता है, ऐसा बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा, दुर्गम, दुर्लभ, अगम, सुलभ। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता है वो दुर्लभ। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, 27 दिया हुआ है, यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत पत्र कहते हैं, कार्यालय आदेश कहते हैं, अधिसूचना कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। आप लोगों को पता होगा कि हमने जो प्रैक्टिस सेट पहला किया था उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? परिपत्र होगा। यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम परिपत्र कहते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा होता है? तद्भव शब्द आपका कौन सा होता है? अचरज होता है, या अंधकार होता है, या अंगरक्षक होता है, या आशा होता है? तो आपका कौन सा होता है? अचरज जो शब्द दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये आपका तद्भव होता है। तो इसका तत्सम रूप क्या होता है? इसका तत्सम होता है आश्चर्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आश्चर्य इसका तत्सम रूप होता है, और अचरज जो होता है वो आपका तद्भव रूप होता है। और अंधकार आपका ये क्या है? ये तत्सम है। तो इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव होगा आपका अंधेरा। और अंगरक्षक का क्या होगा तद्भव? इसका होगा अंगरखा। ठीक है, और आशा का क्या होगा? आस होगा, आस तद्भव होगा। ठीक है, आशा आपका कैसा है? तत्सम है। अंधकार भी तत्सम है, और अंगरक्षक भी तत्सम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार है? आप सभी को पता होगा
कि उपमा उपमा है या रूपक है, उत्प्रेक्षा है या यमक है। तो आप सभी को पता होगा इसमें शब्दालंकार कौन सा है। शब्दालंकार आपका है यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। एक शब्द एक से अधिक बार इसमें प्रयुक्त होता है किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, इसमें घटा जो शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन एक घटा का अर्थ बादल है और एक घटा का अर्थ है कम होना। तो 29 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार शब्दालंकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? वृंदावन लाल वर्मा है, किशोरी लाल गोस्वामी हैं, माधव राय संप्रे हैं या इंसाल्लाह खां हैं। ये तो आप लोगों को पता होगा रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, आपके इंसाल्लाह खां। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 30 का आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया गया है? बाजारूपन का संधि विच्छेद क्या होगा? बाजारूपन का संधि विच्छेद बताइएगा आप लोग। बाजार बड़ा ऊ प्लस पन होगा या बाजार ऊपन होगा या बाजारूपन होगा या बाजारू ऊ प्लस पन होगा। तो आप लोग इसमें बताइएगा क्या राइट आंसर होगा। 31 का आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे होंगे आपका बड़ा ऊ प्रयोग हुआ है। ठीक है, और पन तो आएगा ही और बाजार आएगा, बाजार शब्द होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका इसका 31 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। ये आपका मुहावरा पूछा गया है। मुहावरा खाना ना पचना, इसका सही अर्थ क्या है? खाना ना पचना मुहावरे का क्या अर्थ है? पेट खराब होना या मन खराब हो जाना, चैन ना पड़ना, कब्जियत होना। जैसे किसी को कोई बात बताओ, उसके पेट में पचती नहीं है, तो ये क्या होगा आपका चैन ना पड़ना, उसे भी बतानी है किसी दूसरे को। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चैन ना पचना, खाना ना पचना का होगा। ठीक है, चैन ना पड़ना। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। छा वर्ड किसके योग से बना है? का और शा से बना है, का और चा से बना है, का और छा से बना है, का और शा से बना है। आप सभी को पता होगा ये एक संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन का प्रयोग तत्सम जो शब्द होते हैं हमारे, उनमें संयुक्त व्यंजन जरूर आते हैं। जहाँ पर ये संयुक्त व्यंजन हो वहाँ पे तत्सम शब्द होते हैं। तो आपको पता होगा ये किससे बना है। ये तो क्वेश्चन अच्छा बनता है इससे, और ये पूछा भी जाता है किससे बनता है। का नीचे हलंत जरूर लगेगा और शा षटकोण वाला सा। तो इससे क्या बनता है आपका छा छतरी, आपका छा बनता है। ठीक है, इससे आपका छा बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लंबोदर में कौन सा समास पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है। लंबोदर में कौन सा समास पाया जाता है? आप लोग उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ मैं। तो आपका लंबोदर में कौन सा समास होता है? ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि होता है, द्विगु होता है, द्वंद्व होता है या कर्मधारय होता है। आप सभी को पता होगा लंबोदर मतलब लंबा है, उधर जिसका मतलब पेट जिसका लंबा है, मतलब उसे क्या कहते हैं, अर्थात गणेश जी। तो इसमें कौन सा समास होगा? आपका बहुव्रीहि समास हुआ है। ठीक है, बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं, मतलब कोई पद प्रधान नहीं होता, लेकिन जो तीसरे की ओर जो इशारा करते हैं वो पद आपका प्रधान होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 आपका क्या दिया हुआ है? मलिक मोहम्मद जायशी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना किस भाषा बोली में की है? आप लोग बताइए, जो पद्मावत लिखा है जो मलिक मोहम्मद जायशी ने, तो किस भाषा में लिखा है? आप लोग बताएंगे इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए अवधी में लिखा है, मैथिली में लिखा है, छत्तीसगढ़ी में लिखा है या मगधी में लिखा है। आप लोगों को पता होगा जो पद्मावत रचना की है जायसी जी ने, वो आपके अवधी भाषा में की है। तो 35 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्या दिया हुआ है। ये आपका गद्यांश आ गया है। इसमें क्या है, इसे पढ़ेंगे। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की, वह संस्कृत मानव था। हम आज के भौतिक जीवन के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेप्सा,
क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? सुनते हैं। रूस का भाग्यविधाता लेनिन अपनी डेस्क पर रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरे को खिला दिया करता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। और इन सबसे बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। हमारी समझ से मानव संस्कृति की जो योग्यता आविष्कार कराती है, खोज कराती है, नवीन जानकारी कराती है और किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है, वह संस्कृति है। तो आपने गद्यांश पढ़ लिया है। अब इसके क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस: संस्कृति वह योग्यता है जो नवीन आविष्कार कराती है, नवीन खोज कराती है, सर्वस्व त्याग कराती है। तो हमने यहीं पे पढ़ा था। अब इसका हमारी समझ से मानव संस्कृति की जो योग्यता आविष्कार कराती है, खोज कराती है, नवीन जानकारी कराती है और किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है, वह संस्कृति है। तो संस्कृति कौन सी योग्यता है? तो आपके जो ऑप्शन नंबर A, B, C आपके तीनों सही हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर D दिया हुआ है उपयुक्त सभी, तो आपके ये सही हो जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर D आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो 37 दिया हुआ है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? ये तो आप अगर गद्यांश नहीं पढ़ोगे फिर भी ये बता दोगे किससे संबंधित है। आप ऑप्शन पढ़ेंगे जीव विज्ञान से है या रसायन विज्ञान से या भौतिक विज्ञान से है या वनस्पति विज्ञान से है। तो ये आपका किस गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत आपका भौतिक विज्ञान से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है। रूस का भाग्यविधाता किसे कहा जाता है? हम गद्यांश में पढ़ेंगे। कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे लिखा है रूस का भाग्यविधाता लेनिन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसे कहा जाता है? रूस का भाग्यविधाता लेनिन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। 39 आपका दिया हुआ है। कार्ल मार्क्स ने किसे सुखी देखने का स्वप्न देखा? कार्ल मार्क्स ने किसे सुखी होने का स्वप्न देखा था? इसे पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। कार्ल मार्क्स ने किससे सुखी देखने का सपना देखा था? मजदूरों को सुखी देखने का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा मजदूरों को। ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 39 का C। 40 देखेंगे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट का। सिद्धार्थ ने अपना घर क्यों त्याग दिया? ईश्वर आराधना के लिए, संन्यास ग्रहण करने के लिए, मानवता के सुख के लिए या राजनीतिक मुक्ति के लिए? तो यहाँ पे हम गद्यांश में ही पढ़ेंगे। इसका क्या आंसर होगा? यहाँ पे लिखा हुआ है आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसीलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा से वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मानवता के सुख के लिए। ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट में अच्छा स्कोर किया होगा। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जुड़े रहिए। आपका प्रैक्टिस सेट ऐसे ही चलते रहेंगे। डेली 5 बजे आप लोग जुड़ जाएं और जो भी आपके भाई बहन या मित्रगण हैं जो आप जिसे सफल होता हुआ देखना चाहते हैं उसे शेयर कर दिया कीजिए एक बार क्लास, क्योंकि क्लास में भी मेहनत लगती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रैक्टिस सेट अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट अपने स्कोर के साथ कर दें। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट 6वें में। धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।